केंद्र की राजनीति होती है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम का विवाद होता है। जब झारखंड में जब देखिए आंदोलन के माध्यम से जब तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है तो लोग कहीं ना कहीं आपसी दो वर्गों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन दो वर्गों को जो झारखंड का राज अलग करने में जिनकी महत्व ये छोड़ देंगे कि विधानसभा का काम होता है विधि बनाना, आपने विधायक चुना है या व्यापारी चुना है आप तय कर लीजिए। बगल में आपका जमशेदपुर है, सांसद सुनील महतो जिनके सीने में गोलियां दाग दी गई थी। तो आज की युवा पीढ़ी को अगर चाहते हैं कि एमपी एमएलए बनकर प्रतिनिधित्व करें तो उस प्रकार एक साहसी इंसान बनना होगा। हमारे राज्य में शायद जैसा मुझे जानकारी है 3 विधायक और 1 सांसद की हत्या हुई है। आपको 5वां नंबर अगर आप होना चाहते हैं, आप में ये सामर्थ्य और शक्ति है तो व्यापारी से नीति नहीं बनता है। व्यापारी को केवल अपने लाभ से मतलब होता है। आप मर भी जाएंगे तो कफन की कीमत दोगुनी बढ़ा दी जाएगी, वही होते हैं व्यापारी। तो व्यापारियों से देश नहीं चलता है, व्यापारियों से राज्य नहीं चलता है। देखिए, इलेक्शन हर 5 साल में आती है। नेता आते हैं, वादा करते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, कुछ वादा को पूरा भी करते हैं और कुछ वादा अगले 5 साल के लिए ढकेल देते हैं, टाल देते हैं। हर प्रोडक्ट और हर सर्विस की अपनी अपनी एक्सपायरी डेट होती है। बात करें केंद्र की, 2024 में मोदी का लहर आया, लोगों को लगा कि एक नया विकल्प है। अब यही एक विकल्प है, देश की उन्नति होगी, देश लंदन अमेरिका हो जाएगा। बड़े बड़े वादे किए गए, कुछ वादा पूरा भी हुआ, लेकिन वो धार धीमी हो गई 2019 के इलेक्शन में। झारखंड की बात करें तो 2024 का इलेक्शन कुछ अलग होने वाला है। अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि अब लोगों के पास तीसरा और चौथा विकल्प भी होगी। तीसरा, बेसरा जी अपना दावेदारी कर रहे हैं, तीसरा विकल्प की बात कर रहे हैं, झारखंड खादियानी मोर्चा की बात कर रहे हैं। वहीं चौथा विकल्प में जेबी केसेस, जो कि स्टूडेंट आंदोलन से एक नए पार्टी गठन करने की बात कर रही है, इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है, अब वो चौथा विकल्प हो जाएगा। तो ऐसे में हम टाइगर जयराम महतो जी से जुड़े और उनसे जो आपकी सवाल थी, उन सवालों का जवाब उनसे लिया। सवाल पहला और मुख्य था कि क्या स्टूडेंट आंदोलन में यदि आप पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं तो ये पार्टी सिर्फ स्टूडेंट के बलबूते पे जीत पाएगी? और ये आपको भी लगेगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सोसाइटी में, एक झारखंड इतने बड़े प्रदेश में सिर्फ स्टूडेंट ही तो नहीं है, यहाँ व्यवसायी वर्ग है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या कुछ रहेगा इनका मैनिफेस्टो में? यह हमारा मुख्य और पहला सवाल था। तो आइए जवाब टाइगर जयराम महतो जी से सुनते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, ये तो मानना होगा और ये कोई सर्वविदित ही है कि हम लोग अभी युवा हैं। हम लोग जिस मुद्दे को लेकर आए थे वो स्टूडेंट का ही मुद्दा था और जेएसएससी का ही परीक्षा था, जिसमें धनबाद और बोकारो के ज़िले में कुछ ऐसी भाषाओं को शामिल किया गया था जो उस क्षेत्र की नहीं थी। उसी क्रम में एक आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ और कुल मिलाकर हम लोग राज्य स्तर तक एक चेहरा बनकर आए और तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करने लगे, लड़ाई लड़ने लगे और तार्किक दृष्टिकोण से हम लोग बातों को रखने लगे, जिसको पूरे राज्य ने स्वीकार किया। तो लिहाजा ये एक चैलेंजिंग विषय होगा यदि हम लोग पॉलिटिकल की ओर बढ़ते हैं। हालांकि अभी तक हम लोग मन बनाकर हैं कि जो आने वाला विधानसभा है, अगर राज्य की सरकार वहाँ बेहतर नीति बना देती है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं राज्य के अगर उन्हें शांत कर देती है, तो मुझे लगता है हमें पॉलिटिक्स करने की अभी भी आवश्यकता नहीं होगी। सब पढ़ने वाले युवा हैं, वे किताबों में तैयारी करने चल जाएंगे, सीजीएल की तैयारी करेंगे, टीचर की तैयारी करेंगे, दरोगा की तैयारी करेंगे, जो भी हमारे जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करेंगे और उन्हीं छात्र ही आंदोलन में है मैक्सिमम, इस बात को मानना ही होगा। लेकिन यदि राज्य सरकार कुछ ऐसी नीति नहीं लेकर आती है, ठोस धरातल पर कदम कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग आज सड़कों पर आकर लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, 353, 307, 107 की धाराएं झूठे तरीके से खा रहे हैं, झूठे मुकदमे फर्जी तरीके से फंसाए जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक राजनीतिक विकल्प देना होगा। परिणाम क्या होगा वो मायने नहीं है। लोग एक उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़े हैं, लाठियां खाई हैं, उन्हें एक जगह और एक मंच देना होगा। तो उसके लिए एक चैलेंजिंग होगा कि हम लोग महिलाओं को लेकर क्या सोचेंगे, बिजनेस क्लास को लेकर हम लोग क्या सोचेंगे, फार्मिंग को लेकर हम लोग क्या सोचेंगे, वर्किंग क्लास को लेकर हम लोग क्या सोचेंगे। ये एक चैलेंजिंग होगा। लेकिन जैसे हमारा समय बीतता जाएगा, हमारी जो टीमें हैं वो हर विभाग के लिए तैयार हो रही है। जैसे अभी सबसे पहले हमारे पास एक एकेडमिक टीम बनी है जो हमें बहुत सारी चीज़ों पर जानकारी देती है। जैसे अब हम जो कोल ब्लॉक्स की बातें हैं उनमें हम लोग मध्य प्रदेश और आपकी जाके महाराष्ट्र से तुलना करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक अंदर खाने एक टीम तैयार हुई है जो एकेडमिक टीम है, जिसमें कुछ रिटायर्ड आईएएस अफसर भी हैं। तो कुल मिलाकर हमारी ऐसी टीमें तैयार हो रही हैं जो हमें पर्दे के पीछे से गाइडलाइन कर रही है कि किस विषय पर हमें कहाँ चर्चा करनी है। जहाँ तक आपका महिला का विषय किया, इस पर भी हम लोग जो इस राज्य की जानकार महिला जो वकालत से जुड़ी हैं, जो प्रोफेसर हैं, हमसे उनसे हम व्यक्तिगत मिलते हैं, क्योंकि हम पीएचडी के छात्र हैं। तो जो भी पीएचडी धारक महिलाएं हैं, मैंने जो प्रोफेसर लेवल की हैं या फिर वकालत से जुड़ी हैं या फिर मेडिकल शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं, उनसे हम लोग पर्सनली मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कंटिन्यू उनके संपर्क में भी हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग एक ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं हर विषय पर, हर पहलू पर, जिस पर राज्य का हितार्थ हो सके उस पर हम लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। और समय के साथ जो नौजवान जो नौसिखिए स्वीकार करते हैं, हम लोग नौसिखिए हैं, इसमें कोई बड़ाई करने की अपनी बात नहीं है। हम लोग भले आज राज्य स्तर पर जाने जाते हैं, लेकिन हम लोग नौजवान ही है। अभी हम लोग का 1.5 साल ही आंदोलन को हुआ है, तो हम लोग नौसिखिए हैं और कंटिन्यू कोई ऐसा पल नहीं है जो हम लोग सीखने के लिए मौका गंवा रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जो भी मुद्दे हैं जिन पर हमें एक पॉलिटिकल
दल के रूप में उन पर बात करनी चाहिए। उसके लिए हमारी सारी ड्राफ्टिंग करके तैयारियां हो रही है, उन पर हमारी बहुत तार्किक बात होगी और उसको राज्यवासी स्वीकार करेंगे। जी, जैसे आप लोग छोटा-छोटा मीटिंग्स कर रहे हैं और जो आप लोग का दावेदारी कर रहे हैं एमपी एमएलए के लिए, जो भी आगे पब इलेक्शन में यदि आप लोग जाते हैं तो आप लोग का जो प्रोसेस क्या रहेगा? किस तरह आप सीटें दे रहे हैं या फिर किन लोगों को चुन रहे हैं, उनका प्रक्रिया क्या है? क्या कुछ उसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने स्पष्ट कहा है कि अगर 1932 खतियान आधारित स्थान नीति हो तो उसमें आपका विशेष कोई तामझाम नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे आपका कोई विशेष खतरा नहीं है ऐसे लोगों को जो साहक रखते हो। अब जब अगर 60-40 नियोजन नीति की बात करते हैं तो ये थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में आता है विशेषकर, तो इससे भी उन लोगों को नुकसान नहीं हो सकता है जो मतलब सत्ता और शक्ति और मैंने आप ऐसे पद पावर से लेस हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी नियोजन की, कंपनी में आकर दावा बोलते हैं, कॉल ब्लॉक्स की बात करते हैं, तो ऐसे में आपका जिंदगी बहुत रिस्की होता है। तो हमारे बीच अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर किसी नौजवानों को चयनित करना पड़ा, और हम लोग बार बार सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो इस बार ऐसे नौजवान चयन होकर जाएंगे जिनमें हिम्मत हो। हिम्मत कैसा हो? उदाहरण सामने है, जिस मिट्टी में खड़े हैं यहाँ के बगल में आपका जमशेदपुर है, सांसद सुनील महतो जिनके सीने में गोलियां दाग दी गई थी। तो आज की युवा पीढ़ी को अगर चाहते हैं कि एमपी एमएलए बनकर प्रतिनिधित्व करें तो उस प्रकार एक साहसी इंसान बनना होगा। हमारे राज्य में शायद, जैसा मुझे जानकारी है, 3 विधायक और 1 सांसद की हत्या हुई है। आपको 5वां नंबर अगर आप होना चाहते हैं, आप में ये सामर्थ्य शक्ति है, तो ही आप आज की राजनीति में आइए, और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? आज चाहे अभी जो वर्तमान लीडर है, क्या उनके पास, जब वो हमारी तरह तो इसी प्रकार की बातें करते होंगे, लेकिन क्या था, उनका परिवार था, उनको अपना फ्यूचर दिखने लगा कि अगर हम शांत रहेंगे तो मेरा फ्यूचर बेटर होगा। सब बंद गए हैं, कंपनी से बंधे हैं, उद्योगपति से बंधे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से बंधे हैं, और फाइनली आज देखिए क्या दशा हो चुकी है। तो इसलिए जो नया चेहरा आएंगे वो रिस्की होंगे, उनमें अगर रिस्क लेने की क्षमता हो, अपने जान को सहर्ष त्याग करने की क्षमता हो, तो ही 2024 में कदम रखें, और नहीं तो मेरा मानना है कोई विशेष बदलाव नहीं। अब उदाहरण के लिए हम बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि अब आज के बाद से इस राज्य से कोयला तो दूर की बात है, ढेला केंद्र लेके नहीं जाएगी। जिस दिन उन्होंने बयान दिया था, ईडी का छापा स्टार्टिंग हो गया। फिर मैं मुख्यमंत्री बैकफुट पर आए। इसका मतलब वो बैकफुट पर आए, मानते हैं एज ए झारखंडी होने के नाते उनका इस स्टेटमेंट का हम भी समर्थन करते हैं कि केंद्र जिस प्रकार हमारी मनमानी कर रही है। आज 40% हम खनिज संपदा देते हैं, लेकिन आज तक कैबिनेट में एक मीटिंग झारखंड को लेकर चर्चा नहीं हुई है। तो उस परिस्थिति में झारखंड का मुख्यमंत्री होने के नाते उनका हम सपोर्ट करते थे, लेकिन वे बैकफुट पर क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन है उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से, नहीं गलत तरीके से उनके पास ही बहुत रास्ते हैं जिनसे पैसों की उगाही की जा रही है। तो आज वो बेबस हो गए, लाचार हो गए, बैकफुट पर आ गए। अब मैंने गलियारों में यह भी चर्चा है कि यदि उनको ईडी से बचना पड़े तो बीजेपी सरकार बना सकते हैं। ये उनके लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम गोपनीय रखेंगे, ओपन नहीं करेंगे कि इन्होंने नाम नहीं लेंगे। तो इसीलिए युवाओं को सबसे पहला बात कहेंगे कि आपको थोड़ा सा जो पुराना पैटर्न है, अगर नया पैटर्न में ढल के अगर आप राजनीति में आते हैं तभी संभव है सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो फिर आप पर वही पीछे से आपको लोग हंटर की तरह हाँकेंगे अगर आप दोस्त करते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा जो चैलेंजिंग होगा, जो डेयरिंग होगा, जिनमें टाटा रहे, चाहे वेदांता रहे, चाहे टिस्को रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे सीसीएल रहे, आंख दिखाकर जो बात कर सकते हैं वही आने वाली राजनीति में सक्रिय हो, और नहीं तो फिर आप भी उसी प्रकार आप भी बंद दिए जाओगे, और फाइनली जो लोगों की उम्मीदें हैं वो धराशायी हो जाएंगी। तो इसलिए नए चेहरे आएंगे जिनमें चैलेंजिंग हो, और हम लोग ऐसे चेहरे को पसंद करेंगे। 2024 इलेक्शन के लेके तीसरा विकल्प के नाम से आपका बेसरा जी भी, सुरेश सिंह बेसरा जी भी आ रहे हैं अपना झारखंड खतियानी मोर्चा लेके, और वो उनसे मैंने व्यक्तिगत तरीके से बात किया तो वो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप उनके साथ विलय हो या फिर जुड़े, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? हाँ, हम भी चाहते हैं वो हमारे साथ आए, एकदम बिल्कुल, शहर से उनको निमंत्रण भी रहेगा, और उनका आशीर्वाद के लिए हम लोग जाएंगे, और निश्चय ही हमेशा उनका हम लोग सम्मान किए हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, उनके साहस को पढ़ते हैं। लेकिन बस यही कहेंगे, समय युवाओं का है, युवाओं को खुले दिल से आशीर्वाद दें, और उन्हें कभी हाथ पकड़कर, कभी कंधा थपथपाकर, कभी कान खींचकर रास्ता दिखाएं, हम लोग शर्त स्वीकार हैं। जिस तरह एक जातिवाद देखने को मिल रहा है, आप केंद्र की बात करें, हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ें हो रही है, और जिस तरह यहाँ झारखंड राज्य की बात करें तो आदिवासी और मूलवासी के बीच में जो चीज़ देखने को मिल रही है, उसको लेके आप लोग का क्या रणनीति है? कैसे उस तरह को, उस चीज़ों को लेकर निकलें, क्योंकि एक गलत तरीके से एक नेगेटिव विचारें सोसाइटी में फैल रही है उसको? हाँ, निश्चय, जब केंद्र की राजनीति होती है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम का विवाद होता है। जब झारखंड में जब देखें आंदोलन के माध्यम से जब तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं आपसी 2 वर्गों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उन 2 वर्गों को जो झारखंड का राज्य अलग करने में जिनकी महती भूमिका है। मैं वर्गों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, क्यों नाम ले, सभी जानते हैं। तो किस प्रकार उन्हें प्लानिंग के साथ लड़ाया जा रहा है, छोटी छोटी विवादों को बहुत विस्तार किया जा रहा है, और मैंने इस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। तो वे लोग चाहते हैं, क्योंकि फूट डालो और शासन करो की नीति आज भी चल रही है, तो हम लोग चाहेंगे जो नई पीढ़ी जो शिक्षित हो चुकी है, जो जान रही है कि अगर आज हम लोग आपस में उलझ के रह जाते हैं, अभी मान के चलिए आज ठीक है ये नियोजन का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा हमारा होगा, जल जमीन जंगल को बचाने का होगा। अभी आज 9 तारीख है, धरती आबा की, आज शायद मैंने आज ही के दिन हमारा यहीं कहीं कार्यक्रम है,
कोल्हान में ही पदयात्रा प्रारंभ हुई है। क्या पदयात्रा प्रारंभ हुई है? शायद टाटा के माध्यम से जो जमीनों का यहाँ से लेकर उड़ीसा तक कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, उसमें बहुत सारी जमीनें अधिग्रहण की जा रही है। उसी के विरोध में आज बिरसा मुंडा धरती आबा को साक्षी मानकर उनकी आज पुण्यतिथि को, क्योंकि आज के दिन उनका शहादत हुई थी, आज के दिन अपने देह और प्राण का त्याग किया था, आज उनकी पुण्यतिथि में साक्षी मानकर पदयात्रा आरंभ भी हो चुकी है और आरंभ करने वाले सब आदिवासी हैं। तो इसलिए अगर इनको जो लोगों को यह लग रहा है कि नहीं आदिवासी मूलवासी, ऐसा नहीं है। मुद्दा सबका एक है, तकलीफ सबको है, दर्द सबको है, पीड़ा सबको है, और कुल मिलाकर जब उनके साथ बैठकर बात की जाएगी, भीड़ में बात होगी तो समझ में नहीं आएगी। जब टेबल टॉक बैठ के बात होगी, चर्चा जब होगी मुद्दों पर, जैसे अभी यहाँ मुद्दा है आपका इचा डैम अभी सामने है, जहाँ 126 गाँव के विस्थापित होने की संभावना है, उसमें मैक्सिमम गाँव आदिवासियों के आएंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जब हमारी चर्चाएं होंगी तो स्पष्ट लोग तीसरे विकल्प के लिए बढ़ेंगे। अपने व्यक्तिगत विचारधाराओं में विषमताओं को त्याग कर वे बढ़ेंगे आगे, और ऐसा पहल किया जा रहा है। और आज जो हमारी समिति बनी, बहुत सारे आदिवासी अन्य जनजाति वर्ग से लोग आए हुए थे, हमारी समिति का हिस्सा बने, और वे इस विचारधारा को अपने समुदाय के बीच ले जाने का उन्होंने सार्थक प्रयास करेंगे ऐसा आश्वासन दिया, और यहाँ से फिलहाल भी गए हैं। एक तरफ आपके पार्टी में जो है कि युवा गर्म खून वाले रहे हैं, और एक तरफ जो आपका ओपोजिशन रहेगा उसमें अनुभवी लोग हैं, तो आपका कुछ रणनीति इस बार खास रहेगा? क्या कुछ रणनीति रहेगा? क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि इलेक्शन को पैसे से तोला जाता है, तो उसको लेकर आपका क्या विचारधारा रहेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी ये हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा ये तकलीफ कष्ट हो जाती है। निश्चय ही। तो हम लोग सबसे पहले एक काम किए हैं कि एक्स और वर्तमान जो एमएलए एमपीज हैं उनका आरटीआई के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, जिनमें उनका आय, जो भी उनका इनकम है, जो उनका ज़मीन है, जो उनकी पूंजी है, जो सारा चीज़ हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। 2024 जैसे ही आएगी हम लोग अब विशेष कुछ नहीं करेंगे, बस जब मंचों में जाएंगे, सभाओं में जाएंगे, स्कॉर्पियो में तो पहले खड़ा होकर स्पीच दे देते हैं, अब बैठकर सिर्फ डिटेल्स बता देंगे कि माननीय फलाना विधानसभा के जो विधायक जी हैं उनका कहाँ कहाँ अकाउंट है, उस अकाउंट में कितना कितना पैसा है, उनका किस किस जिला में ज़मीन है, उन ज़मीनों की अभी वर्तमान कीमत क्या है, इस जिला के बाहर कहाँ क्या है, और लास्ट में जनता को ये छोड़ देंगे कि विधानसभा का काम होता है विधि बनाना, आपने विधायक चुना है या व्यापारी चुना है, आप तय कर लीजिए, जनता तय करेगी, हम होते हैं कौन? अगर आपको लगता है व्यापारी से देश का भला होगा तो व्यापारी है, 25 गो अकाउंट है इनका, 4 गो राज्य में जमीन है इनका, बीवी के नाम से जेवर है इनका, कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है इनका, मॉल में इनका पार्टनरशिप है, कहाँ नहीं है इनका पार्टनरशिप? तो व्यापारी है। तो व्यापारी से नीति नहीं बनता है, व्यापारी को केवल अपने लाभ से मतलब होता है। आप मर भी जाएंगे तो कफन की कीमत दोगुनी बढ़ा दी जाएगी, वही होते हैं व्यापारी। तो व्यापारियों से देश नहीं चलता है, व्यापारियों से राज्य नहीं चलता है। राज्य के अगर असली कोई चलाता है तो किसान चलाता है, कामगार चलाता है, मजदूर चलाता है, और ये हम नहीं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह कहते थे कि असली आजादी खेतों और कारखानों में छुपी है, वहां जाइए किसानों और मजदूरों को एकत्रित करें। तो ठीक उसी प्रकार राजनेता के रूप में ये व्यापारी है, हर जगह इनका कनेक्शन है, और यही आरटीआई के माध्यम से हम लोग जमा कर रहे हैं। 24 आते आते सब जनता के बीच हम लोग पटक देंगे और जनता को छोड़ देंगे, निर्णय आपका करना है। ये राज्य आपका है, इस राज्य की खनिज संपदा आपकी है, यहाँ के हवा पानी आपका है, पेड़ पौधे पक्षी पत्ते आपके हैं, उनकी हिफाजत का आपको करना है, आपकी स्वयं की हिफाजत आपको करना है। ये व्यापारी तो बेच डालेंगे। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सारे सवाल थे हमने कवर कर लिया है, और काफ़ी सारे आपके व्यूअर्स के जो मेरा डाउट रहे हमेशा से, वो आपने क्लियर कर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।